Good afternoon, students. Yesterday we have started agrarian structure. So in it what we have done that rural society is divided into two hierarchies, that is caste and class. Clear? So now I am starting to read out page number 58, last paragraph. Agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure. But we must also remember structure that it is through the caste system. In rural areas, there is a complex relationship between caste and class. This relationship is not always straightforward. We might expect that the higher castes have more land and higher incomes, and that there is a correspondence between caste and class as one moves down the hierarchy. In many areas, this is broadly true but not exactly. For instance, in most areas, the highest caste, the Brahmins, are not major landowners, and so they fall outside the agrarian structure, although they are a part of rural society. In this paragraph, what they are going to explain, they are saying that ऑल सोसाइटी जो हमारी जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है वो क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है. क्लियर? और क्लास स्ट्रक्चर जो है वो किसके साथ हमारा रिलेटेड है, उसका किसके साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है? कास्ट के साथ. क्लियर? तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे वही लैंड ऑनर्स होते थे. क्लियर? जिसके पास लैंड ज़्यादा होगी, जो लैंड ऑनर्स होंगे, ऑब्वियसली उन्हीं की क्लास जो है वो अप होगी, उन्हीं का क्लास सिस्टम जो है वो अप होगा. ठीक है, वही हाई क्लास होंगे. तो जो अपर कास्ट थी वही लोअर कास्ट वालों को एक्सप्लॉयट करते थे, डोमिनेट करते थे. ठीक है, और इसमें क्या बताया है कि अपर कास्ट हमारी मेनली कौन सी है? ब्राह्मण्स की. ठीक है, तो ब्राह्मण्स जो हैं वो लैंड ऑनर्स नहीं होते थे हमेशा. मतलब कुछ जगह पर ब्राह्मण्स जो थे वो लैंड ऑनर्स नहीं होते थे. लैंड ऑनर्स जो अदर अपर कास्ट्स हैं वो होते थे, जैसे क्षत्रियज और वैश्यास. क्लियर? तो ब्राह्मण्स का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कास्ट उनका क्या वर्क है? उनका वर्क है, उनकी क्या ऑक्यूपेशन है? एज प्रीस्ट्स, कि उनको वर्शिप करना है टेम्पल्स में. ठीक है, उन्हें सिर्फ प्रीस्ट्स का ऑक्यूपेशन करना है. तो ब्राह्मण्स आर नॉट लैंड ऑनर्स, दे आर नॉट लैंड ऑनर्स. क्षत्रियज और वैश्यास दे आर द लैंड ऑनर्स, अदर अपर कास्ट्स आर द लैंड ऑनर्स. और जो लोअर कास्ट हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, या फिर दलित्स हैं, अनटचेबल्स हैं, उनके ऊपर अपर कास्ट जो है वो रूल करती थी. Clear? In most regions of India, the major land-owning groups belong to the upper castes. ठीक है, तो जो मेजर लैंड ऑनर्स थे वो जो थे अपर कास्ट के ही लोग होते थे. इन ईच रीजन देयर आर यूजुअली जस्ट 1 or 2 मेजर लैंड ओइंग कास्ट हु आर also numerically very important. Such groups were termed by the sociologist M.N. Srinivas as dominant castes. तो M.N. श्रीनिवास ने इस कास्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनको क्या नाम दिया है? डोमिनेंट कास्ट्स का, जो लोअर कास्ट के ऊपर रूल करते थे. इन ईच रीजन द डोमिनेंट कास्ट इज मोस्ट पावरफुल. ठीक है, हर रीजन में जो डोमिनेंट कास्ट थे, जो अपर कास्ट थी, वो बहुत पावरफुल थी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी. दोनों चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी. एंड डोमिनेट्स लोकल सोसाइटी, और जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो लोकल सोसाइटी थी, उन्हें डोमिनेट करती थी, उन्हें एक्सप्लॉइट करती थी. सो एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट लैंड ओइंग ग्रुप्स आर द जाट्स. अब इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं कि डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स कौन कौन से थे, कौन सी कम्युनिटीज़ थी. जाट्स एंड राजपूत्स ऑफ यूपीज, द वोकालिगास एंड लिंगाट्स इन कर्नाटका, कामाज एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश एंड जटसिक्स इन पंजाब. अब देखो बेटा, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे कि वो सोसाइटी पर रूल करते थे, लेकिन
वो सर्विस क्लास में नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे होती हैं तो उस सर्विस क्लास में वो नहीं आ पा रहे थे। इसी की वजह से उन्हें क्या चाहिए था, रिजर्वेशन। दे वांट रिजर्वेशन ऑल्सो एज एससीज एंड एसटीज, मतलब जिस तरह से अनटचेबल्स को, लोअर कास्ट को रिजर्वेशन मिला था, इसी तरह से ये लोग भी अपनी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। सो while dominant landowning groups are usually middle or high ranked caste, most of the marginal farmers and landless belong to lower caste groups. तो जो marginal farmers थे और जो landless थे वो कौन से group को belong करते थे, low caste को. In official classification they belong to the scheduled castes or tribes. Officially language में हम उन्हें क्या बोलते हैं, scheduled caste, untouchables, backward class. In many regions of India, the former untouchable or Dalit caste were not allowed to own land, and they provided most of the agricultural labor for the dominant land-owning groups. This also created a labor force that allowed the landowners to cultivate the land intensively and get higher returns. So, इनको बहुत ज़्यादा exploit किया जाता था. Untouchables और दलित्स जो थे इनको ये इनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, ये हाई कास्ट के जो लोग होते थे, जो अपर कास्ट के होते थे, उनकी लैंड पर ही एज वर्कर्स जॉब करते थे. क्लियर. सो अब ये वाला बॉक्स देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बॉक्स 4.1 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रीड आउट करना. देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड द एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर. अब देखो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस है दोनों के बीच में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और वहाँ के स्ट्रक्चर के बीच में. ठीक है. अब प्रोडक्टिविटी बेटा हाई कहाँ पर होगी, जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर होगा, जहाँ पर पानी प्रॉपर होगा, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर मिलेंगे. क्लियर. तो ऑब्वियसली उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई है देन ऑब्वियसली एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर भी हाई होगा वहाँ का. सो इन एरियाज ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन, दोज विद प्लेंटीफुल रेनफॉल और आर्टिफिशियल इरिगेशन वर्क्स सच एज राइस ग्रोइंग रीजन्स इन रिवर डेल्टाज, फॉर इंस्टेंट द कावेरी बेसिन इन तमिलनाडु, more labor was needed for intensive cultivation. तो जो ज़्यादा लेबर थी वो किस में इंक्लूडेड थी, इंटेंसिव कल्टीवेशन. मतलब उनको वहाँ पर पानी बहुत अच्छा था, ठीक है, रिवर्स के साइड पर थे क्योंकि, तो वहाँ पर पानी अच्छा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबरर्स चाहिए होते थे लैंड पर काम करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर तमिल साइड में तो आपको पता होगा कि वहाँ से ही, बंगाल साइड से ही जो ब्रिटिशर्स का था वो मेनली स्टार्ट हुआ था ओवरटेक होना, तो वहाँ पर लेबरर्स की बहुत ज़्यादा नीड रहती थी. सो हेयर द मोस्ट अनइक्वल एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर्स डेवलप. तो इस जगह से हमारा एग्रीगेरियन अनइक्वल सिस्टम स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप हुआ. The agrarian structure of these regions was characterized by a large proportion of landless laborers who were often bonded workers belonging to the lowest caste. तो यहाँ पर जो काम कर रहे होते थे जो इन लैंड्स पर, वो हमेशा बॉन्डेड लेबर्स होते थे और लो कास्ट के होते थे, और उन पर प्रेशर डाल कर काम करवाया जाता था. ठीक है. तो जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम कम होगी ऑब्वियसली वहाँ पर या तो इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा, मतलब रिवर होगी साइड पर, नेचुरल रिसोर्स अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छी होगी, अदरवाइज़ वहाँ मैन मेड रिसोर्स होगा, टैंक्स होंगे. तो जहाँ पर ये रिसोर्सेज अच्छे होंगे वहाँ पर लेबरर्स की ज़्यादा डिमांड होगी, लेबरर्स की ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑब्वियसली अनइक्वल एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर वहाँ पर होगा. सो जितनी बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर होगा, और वहाँ पर अनइक्वलनेस सोसाइटी में होगी ही होगी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग दिस. द रफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन caste and class means that typically the upper and middle castes also had the best access to land and resources, and hence to power and privilege. This had important implications for the rural economy and society. In most regions of the country, a proprietary caste group, प्रोप्राइटरी कास्ट कौन से होते हैं बेटा, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को ओन करते हैं. ठीक है. उन्हें हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप्स.
owns most of the resources and can command labor to work for them. Until recently, practices such as begar or free labor were prevalent in many parts of northern India. जैसे मैंने आपको कल बेगार सिस्टम के बारे में बताया था, है तो जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे, लैंड ज़्यादा होती थी, तो वो लोअर कास्ट के ऊपर रूल करते थे. बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्डेड वर्कर्स से काम करवाते थे बेगार सिस्टम से. बेगार सिस्टम क्या होता है? फ्री लेबर, ठीक है, जिसको पैसे दिए बिना काम करवाया जाता था, सिर्फ उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता था. क्लियर? Members of low ranked caste groups had to provide labor for a fixed number of days per year to the village जमींदार और लैंडलॉर्ड. तो फिक्स्ड नंबर जो थी, जो कास्ट ग्रुप थे, उनको बोल दिया जाता था कि साल के इतने दिन तुम इस ज़मीन पर काम करोगे, और काम करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, मनी नहीं मिलती थी. तो सिमिलरली लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड डिपेंडेंस ऑन द लैंडेड क्लास फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट meant that many of the working poor were tied to लैंड ऑनर्स इन हेरिडिटी लेबर रिलेशनशिप्स. देखो ध्यान से इस लाइन को देखो बेटा. लैंड ऑनर्स इन हेरिडिटी लेबर रिलेशनशिप, बॉन्डेड लेबर सच एज द हलपति सिस्टम इन गुजरात and the Jita system in Karnataka. Although such practices have been abolished legally, they continue to exist in many areas. In a village of northern Bihar, the majority of the landowners are bhumiyars who were also the dominant caste. तो अब यह इस पैराग्राफ में वो क्या चाह रही हैं? हेरिडिटी लेबर. हेरिडिटी लेबर मतलब जो लो कास्ट के बेटा लोग थे, जो ज़मीन पर वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, जो आगे उनकी जनरेशन्स थी, जो उनके बच्चे थे, वो भी लेबरर्स ही थे. वो भी वहाँ पर उन ज़मीन पर एज वर्कर्स ही काम करते थे. और जो लैंड ऑनर्स थे, उनके जो बच्चे थे, वो आगे लैंड ऑनर ही थे. ठीक है, उनके पास वो आगे जो लैंड ऑनर्स थे, उनके बच्चे आगे जो थे वो लैंड ऑनर बनते थे, और आगे उन वर्कर्स के बच्चों पर वो भी जो थे रूल करते थे. ठीक है, तो इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता जा रहा था. क्लियर हो गया? तो जो सेम लैंड थी, उसी सेम लैंड पर जनरेशन टू जनरेशन वर्कर्स जो थे वो काम करते थे, और लैंड सेम वही ऑनर्स आगे जनरेशन टू जनरेशन उनसे एक काम करवाती थी और उन्हें एक्सप्लॉइट करती थी. क्लियर? और यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार में भूमिहार्स, भूमिहार्स जो है ये डोमिनेंट क्लास है, बिहार की बहुत रिच क्लास है. ठीक है, ये बहुत रिच क्लास है जो कि अभी वहाँ पर जो है लोअर कास्ट के या लेबरर्स से काम करवाती है. सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर. Tomorrow we will start in my next video we will start our new topic, that is the colonial period. Thank you and have a nice day.